ब्रेकिंग न्यूज, अभी कुछ घंटे पहले एक हिस्ट्री बनी है। निकोलस मडुरो, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट, यूएस फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मडुरो को और उसकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस के साथ पकड़कर वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। आज से पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि अमेरिका ने किसी मुल्क पर हमला किया हो और बराह रास्त उसके सदर को अगवा कर लिया हो। सिटिंग प्रेसिडेंट, सॉवरन कंट्री, यूएस मिलिट्री ऑपरेशन, और ये 24 घंटे से भी कम टाइम में सब कुछ हुआ है दोस्तों। 3 जनवरी को स्ट्राइक शुरू होती हैं और अभी मडुरो यूएस कस्टडी में है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट हुआ, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आगे क्या होने वाला है। ये एक वाटरशेड मूवमेंट है नाजरीन, जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा भूचाल है। तो पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि हर डिटेल इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों कि हम शुरू करें, एक अर्जेंट रिक्वेस्ट है आपसे। ये सिचुएशन रैपिडली डेवलप हो रही है, हर घंटे नई अपडेट्स आ रही हैं। तो अगर आप रियल टाइम एनालिसिस चाहते हैं, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को और ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर दें, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे में मल्टीपल अपडेट्स आएंगी जो कि इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचेगी एज सिचुएशन डेवलप्स। तो चलिए हम टाइमलाइन आपको दिखाते हैं दोस्तों। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। 2 जनवरी 2026 की शाम चाइना का स्पेशल एनवॉय, उसका नाम है की याओकी, ये कैराकस जो कि वेनेजुएला का कैपिटल है, वहां पर प्रेसिडेंट मडुरो से मिलता है। हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग होती है। चाइना पब्लिकली वेनेजुएला को सपोर्ट करने का एक मैसेज देता है। यूएस सैंक्शंस को कंडेम किया जाता है, मजम्मत की जाती है। मीटिंग लेट इवनिंग तक चलती है। 3 जनवरी 2026 1:50 सुबह के, यानी AM to 2 AM लोकल टाइम, कैराकस में एक्सप्लोजन्स शुरू हो जाते हैं। फोर्ट टिजुआना एक जगह है, ये फ्रांसिस्को डी मरिंडा एयरबेस के पास है। इस जगह का नाम है ला कार्लोटा बेस, यानी फ्रांसिस्को डी मरीना एयरबेस और ला कार्लोटा बेस। ये मल्टीपल मिलिट्री टारगेट्स हैं और एक ही तरह, यानी साइमल्टेनियसली यूएस हेलीकॉप्टर्स, यूएस शिनूक भी एक तरह का हेलीकॉप्टर होता है। सी स्टैलियंस, ये भी एक समुद्री एक बैटलशिप है अमेरिका की। ये लो फ्लाइंग करते हैं। एयरबॉर्न असॉल्ट होता है, कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स होती हैं, पावर आउटेजेस, यानी पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। सदर्न कैराकस, यानी जो जनूबी हिस्सा है कैराकस का, जो कि कैपिटल है वेनेजुएला का, वहां का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया जाता है। 3 जनवरी 2026 2 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान, यानी रात 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के दरमियान स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन होता है और स्पेशल फोर्स का नाम है डेल्टा फोर्स। ये एलीट यूनिट्स हैं, ग्राउंड इंसर्शन करते हैं और कैराकस के अंदर घुसते हैं। टारगेट कौन है? टारगेट है वेनेजुएला का प्रेसिडेंट मडुरो का लोकेशन। इंटेलिजेंस ऑब्वियसली बहुत एक्यूरेट थी। मडुरो और उसकी वाइफ पकड़ लिए जाते हैं। रेजिस्टेंस की कोई रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट मिक्स्ड है। कुछ कहते हैं कि बहुत कम रेजिस्टेंस हुई और कुछ कहते हैं एक ब्रीफ सी फायर फाइट होती है, लेकिन एंड रिजल्ट के सक्सेसफुल कैप्चर हो जाता है। 3 जनवरी 2026 सुबह 4 बजे से ऑनवर्ड्स मडुरो और सीलिया फ्लोरेस को यूएस एयरक्राफ्ट में वेनेजुएला से बाहर ले जाया जाता है। डेस्टिनेशन अभी किसी को नहीं पता, अभी पब्लिकली कंफर्म्ड भी नहीं है। स्पेकुलेशन है कि वो कहां पर हैं। ग्वांतानामो बे में भी हो सकते हैं या फिर यूएस मेनलैंड में भी कस्टडी के लिए ले जाए जा सकते हैं। फिर दोस्तों 3 जनवरी 2026 मॉर्निंग टाइम है ईस्टर्न जोन के जरिए प्रेसिडेंट ट्रंप ट्रूथ सोशल, एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, वहां पर आके अनाउंसमेंट करते हैं। और वो जो कहते हैं, मैं एग्जैक्टली वो वर्ड्स आपके सामने पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। वो लिखते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड इट्स लीडर प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो, who has been along with his wife captured and flown out of the country। अब दोस्तों यहां पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है खुद प्रेसिडेंट के मुंह से। इंटरनेशनल मीडिया, गार्डियन, रॉयटर्स, CBS, NYT, अल जजीरा, BBC सब ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं और मेजर हेडलाइंस यही हैं। जहां जाओ वहीं पे एक ही बात हो रही है कि मडुरो पकड़ा गया है। सोशल मीडिया पर भी यह बात वायरल है। अब आती है बात वेनेजुएलन गवर्नमेंट की।
नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, यूएस एग्रेशन को कंडेम किया गया है, लेकिन मडोरो के कैप्चर को डायरेक्टली कंफर्म या डिनाई नहीं किया गया। लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट नहीं करना, क्योंकि आवाम पैनिक हो जाएगी, लोग डर जाएंगे। तो दोस्तों ये थी टाइमलाइन। अब देखते हैं कि ऑपरेशन आखिर एग्जीक्यूट किया कैसे गया, हाउ इट हैपेंड। दोस्तों ये ऑपरेशन एक मिलिट्री ऑपरेशन था और बहुत कॉम्प्लेक्स था। प्लानिंग, इंटेलिजेंस, एग्जीक्यूशन, एक्सट्रैक्शन सब बड़ी प्रिसीजन के साथ किया जाता है। इसका जो फेज 1 है ना, वो है एयर सुपीरियरिटी। पहले वेनेजुएलियन एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज किया जाता है। स्ट्राइक्स ऑन एयर बेसिस, रडार इंस्टॉलेशंस पे निशाना बांधा जाता है, कम्युनिकेशन सेंटर्स को तोड़ा जाता है। फ्रांसिस्को डी मैरिंडा, ला कार्लोटा, फोर्ट टियोना, ये टारगेट्स थे। इनको बड़ा स्ट्रेटेजिकली चूज किया गया था। जो वेनेजुएला की मिलिट्री है वो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाई, उनको मोहलत ही नहीं मिली। फिर आता है फेज 2, वो है ग्राउंड इंसर्शन यानी ग्राउंड ऑपरेशन। एयरबॉर्न असॉल्ट, हेलीकॉप्टर्स, डेल्टा फोर्स, सील टीम, एलीट स्पेशल ऑपरेशंस। कैराकस में मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स को चूज किया गया था और इंटेलिजेंस के जरिए मडोरो की लोकेशन पर पिन पॉइंट एक्यूरेट ऑपरेशन किया जाता है। मीरा फ्लोर्स पैलेस में थी क्योंकि वो उसकी वाइफ है और ये गवर्नमेंट फैसिलिटी है। उसके बाद शुरू होता है फेज 3 यानी द कैप्चर। स्पेशल फोर्सेस बिल्डिंग को ब्रीच करते हैं, बड़ी लिमिटेड रेजिस्टेंस होती है। हालांकि मडोरो ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि वो अमेरिका को नाको चने चबा देगा, वो अमेरिका के साथ ये कर देगा, वो कर देगा। एग्जैक्टली वही हुआ जो सद्दाम के साथ हुआ था। इतनी बड़ी फौज, इतना असलहा, लेकिन जब अमेरिकन फोर्सेस इराक में दाखिल हो रहे थे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। एग्जैक्टली रिपोर्ट सजेस्ट ये कर रही हैं कि मडोरो ने खुद सरेंडर किया है, उसने रेजिस्ट किया ही नहीं। शायद वो समझ गया कि ये सब बेकार है, फ्यूटाइल है। फिर आता है फेज 4 और वो है एक्सट्रैक्शन का फेज। कैप्चर टारगेट्स को इमीडिएट एक्सट्रैक्ट करना यानी वहां से निकालना। हेलीकॉप्टर एक्सफिल वेनेजुएलियन एयर स्पेस से बाहर ले जाया गया। प्रोबेबली कहा जा रहा है कि कोई नेवल एसेट है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, या कैरेबियन के अंदर कोई जहाज खड़ा है अमेरिका का जहां पे इस वक्त लेकर जाया गया है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को। पूरा ऑपरेशन दोस्तों, ये हमला, ये सब कुछ रिपोर्टेडली 2 से 3 घंटे में किया गया है। लाइटनिंग फास्ट, प्रिसिशन, इंटेलिजेंस। ये ऑपरेशन बगैर सॉलिड इंटेलिजेंस के इम्पॉसिबल था। मडोरो की लोकेशन, उसकी मूवमेंट, उसकी सिक्योरिटी डिटेल कहां से आई, ये इंटेलिजेंस किसी को मालूम नहीं है। पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। CIA की ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। इन्फॉर्मेंट्स भी मौजूद थे वेनेजुएला की गवर्नमेंट के अंदर भी। फिर सैटेलाइट सर्वेलेंस है, NSA है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है। डिफेक्टर्स होते हैं वो लोग जो कि अपनी ही हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। वेनेजुएला मिलिट्री के अंदर भी डिफेक्टर्स हो सकते हैं जो उसको US के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। फिर अगर हम पहले वाली बात करें, इससे पहले जो स्ट्राइक्स हुई थी सितंबर 2025 में, प्रोबेबली वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए थी, प्लानिंग के लिए थी। ये कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं था, ये कई महीनों की प्लानिंग थी दोस्तों। इसमें रिहर्सल्स की गई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सितंबर से ये ऑप्शन कंसीडर कर रही थी कि हम एग्जैक्टली यही काम, हम जंग नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा प्रेसिडेंट को उठा लेंगे। तो दोस्तों चाइना के एनवॉय यानी चाइना का जो मंदूब है उसका विजिट था और प्रोबेबली वो ट्रिगर था गो अहेड देने के लिए कि अगर वेनेजुएला ने बाकायदा तौर पे चाइना से हाथ मिला लिया तो फिर ये ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। आप हैरान होंगे जान के कि 3 घंटे पहले प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला वो चाइना के मंदूब से मिल रहा था, चाइना के एनवॉय से मिल रहा था, और 3 घंटे के बाद वो अमेरिका की हिरासत में था। तो दोस्तों मिलिटरीली यानी मिलिट्री के लिहाज से ये एक टेक्स्ट बुक स्पेशल ऑपरेशन रेड था। पैनामा 1989, नोरिजा कैप्चर सिमिलर था, बिल्कुल ऐसे ही था। इराक 2003 सद्दाम की जो हंटिंग हुई थी वो भी सिमिलर अप्रोच थी। अफगानिस्तान में बिन लादेन रेड 2011, सेम एलीट फोर्सेस। US ये ऑपरेशंस में एक्सपर्ट, रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग है। वेनेजुएला मिलिट्री मैच ही नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होना ही था। अब आ जाते हैं हम लीगल पर्सपेक्टिव के ऊपर, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ही सीरियस वायलेशन है। UN चार्टर में आर्टिकल 2 और 4 यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इज प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 2/7 डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन में इंटरफेरेंस भी मना है। ये ऑपरेशन इन दोनों आर्टिकल्स को वायलेट करता है।
यूज ऑफ फोर्स बिल्कुल किया गया, स्ट्राइक्स हुई हैं, मिलिट्री असॉल्ट हुआ है, इंटरफेरेंस हुई है, हेड ऑफ स्टेट को कैप्चर किया गया है, रिजीम चेंज की गई है। क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल नहीं है दोस्तों। एक तरह से ये अमेरिका का मैसेज भी है, और सबसे बड़ा मैसेज किसको है? ईरान को है, कि अगर हम वेनेजुएला के साथ ऐसा कर सकते हैं, बगैर बड़ी जंग किए, बगैर मिसाइल चलाए, हम चंद हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों की मदद से और अपनी एलीट फोर्सेस की मदद से अगर एक हाईली सिक्योर्ड प्रेसिडेंट को एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, तो ईरान के साथ भी ऐसा करने की सलाहियत क्या अमेरिका रखता है? क्या अमेरिका ईरान के साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, अब वेनेजुएला ने यूएस पर अटैक नहीं किया था, तो इसको सेल्फ डिफेंस तो कहा नहीं जा सकता। ना ही इस अटैक की कोई यूएनओ से ऑथराइजेशन दी गई थी, सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको ऑथराइज नहीं किया था, तो लीगली ये अग्रेशन ही माना जाएगा। न्यूरम्बर्ग प्रिंसिपल्स, क्राइम अगेंस्ट पीस, अग्रेसिव वॉर, जेनेवा कन्वेंशन, सॉवरेनिटी, नॉन इंटरवेंशन, सबको वायलेट किया गया है। लेकिन इन्फोर्समेंट, जी हां, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट थ्योरेटिकली इन्वेस्टिगेट कर सकता है इस केस को, लेकिन यूएस आईसीसी का मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है, तो वो बेसिकली आलमी अदालत इंसाफ की जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन ले सकता है, लेकिन यूएस परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर है उसके पास, तो कोई भी एक्शन हो अगर, यूएस उसको वीटो कर सकता है। फिर आती है यूएन की जनरल असेंबली, वो कंडेम कर सकती है, मजम्मत कर सकती है, नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन यानी कोई करारदाद पेश कर सकती है, सिंबॉलिक होगी लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। सो लीगली तो ये रॉन्ग है, एथिकली डिबेटेबल है, बल्कि मैं तो कहूंगा रॉन्ग है। प्रैक्टिकली यूएस कर सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज बड़े मिनिमल हैं। अब इसका जो एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है, यानी तारीख क्या बताती है दोस्तों, 1989 में पनामा में मैनुअल नोरिजा, ये भी प्रेसिडेंट था पनामा का, और इसको अमेरिका ने ऐसे ही कैप्चर किया था। इंटरनेशनली एक उधम मच गया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं भुगतना पड़ा अमेरिका को। फिर इराक 2003, सद्दाम हुसैन, फिर इराक 2003, सद्दाम हुसैन के पर हंटिंग की गई, हंट करके शिकार करके पकड़ा गया, लीगल था? बिल्कुल नहीं था, लेकिन हुआ। फिर लीबिया 2011, कज़ाफी को नेटो ऑपरेशन में पकड़ा गया, मारा गया, रिजीम चेंज हुई, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। अफगानिस्तान, तालिबान को 2001 में हटाया गया, उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया, सेल्फ डिफेंस का क्लेम किया गया, डिबेटेबल है लेकिन एक्सेप्टेड, दुनिया भर ने मान लिया। तो दोस्तों, पैटर्न क्या है? पावरफुल कंट्रीज इंटरनेशनल लॉ सिलेक्टिवली फॉलो करते हैं, वीक कंट्रीज अकाउंटेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज नहीं होते। रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव ये है, ये पावर पॉलिटिक्स है। आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव ये ट्रेजेडी है रूल ऑफ लॉ का। दोस्तों, अगला सवाल अब ये है कि अब वेनेजुएला में क्या होगा? मडूरो कैप्चर्ड हो चुका है, लीडरशिप वैक्यूम आ चुका है। इमीडिएट सिनारियो ये है कि वेनेजुएलन गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुकी है, मिलिट्री मोबिलाइज्ड है, लेकिन कमांड स्ट्रक्चर उसका क्या होगा? मिलिट्री को अब मोबिलाइज करने का फायदा क्या, जब आपका प्रेसिडेंट ही अमेरिका उठा के ले गया? वाइस प्रेसिडेंट है डेल्सी रोड्रिगेज, वो आईनी तौर पे प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट इन लाइन है, लेकिन वो पावर अज्यूम कर पाएंगे? क्या वो इस वक्त डर के दुबक के बैठा नहीं होगा? क्या मिलिट्री लॉयल है? क्योंकि मिलिट्री से ही किसी न किसी ने रैट किया है, मिलिट्री से ही किसी न किसी से जासूसी की है अपने प्रेसिडेंट की। तो दोस्तों, ये केओस है, रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है। पॉसिबल आउटकम्स ये हो सकते हैं। सिनारियो 1, मिलिट्री कू हो सकता है, यूएस बैक ट्रांजिशन है। देखिए, अगर अमेरिका एक प्रेसिडेंट को उठा के लेके जा रहा है, तो उसने डेफिनेटली ये भी सोचा होगा कि इसकी जगह मुझे किसको इंस्टॉल करना है। यूएस के साथ वेनेजुएला मिलिट्री कोई डील भी कर सकती है, इंटरिम गवर्नमेंट आ सकती है, इलेक्शन का वादा किया जा सकता है, ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं यानी जुआन गुआडो टाइप उस तरह के लोग वो वापस परमानेंट भी हो सकते हैं, यूएस बैक्ड एडमिनिस्ट्रेशन आ सकती है, एक पपेट गवर्नमेंट आ सकती है। हायर चांस है 60% ऐसा होगा कि यूएस अपने कोई फेवरेबल गवर्नमेंट यहां पर इंस्टॉल करेगा। अब दोस्तों, दूसरा सिनारियो आता है, यहां पर जो प्रेसिडेंट मडूरो के अपने लॉयलिस्ट हैं वो पावर रिटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, सिविल वॉर हो सकती है, इन फाइटिंग हो सकती है, और यूएस इंटरवेंशन भी हो सकती है टू सपोर्ट द ऑपोजिशन। एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल लीबिया की तरह, ताकि केओस मच जाए, ऊधम मच जाए पूरे मुल्क के अंदर। सीरिया टाइप सिचुएशन हो सकती है, और ये पॉसिबल है क्योंकि अनस्टेबल कंट्री वो अमेरिका के मफाद में है। अब आते हैं सिनारियो 3 के ऊपर, रीजनल इंटरवेंशन।
क्यूबा, निकारागुआ, बोलीविया, वेनेजुएला के जो एलाइज हैं वो मडोरो की रिलीज डिमांड कर सकते हैं। रशिया, चाइना डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ा सकते हैं, मे बी शायद थोड़ी मिलिट्री पोस्चरिंग भी करें। रीजनल वॉर का रिस्क है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 10%, क्योंकि मिलिट्री कोई मैच है ही नहीं, किसी और मुल्क का यूएस के मिलिट्री माइट से कोई मैच नहीं है। तो दोस्तों सिनेरियो 1 जो है ना, ट्रांजिशन गवर्नमेंट, यूएस ये चाहता है, प्लान भी यही है, ऑपोजिशन भी रेडी है, मिलिट्री निगोशिएट करेगी, सेल्फ प्रिजर्वेशन करेगी, मडोरो कैदी है, यूएस कस्टडी में है, ट्रायल होगा नहीं होगा वो ऊपर वाला जानता है, लेकिन मडोरो को छोड़ा नहीं जाएगा। हाई प्रोफाइल केस है, हो सकता है कि ड्रग का चार्ज लगा दिया जाए मडोरो के ऊपर। वेनेजुएला में नई गवर्नमेंट इंस्टॉल होगी, इलेक्शंस भी हो सकते हैं और प्रो यूएस गवर्नमेंट भी आ सकती है। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? हो सकता है आप लोग वेनेजुएला के अंदर क्या हो रहा है इसमें इंटरेस्टेड ही ना हो, लेकिन दोस्तों अमेरिका पूरी दुनिया को यह मैसेज दे रहा है कि जो मॉडल मैंने वेनेजुएला के अंदर इख्तियार किया है वो आपके साथ भी हो सकता है, वो हर उस मुल्क के साथ हो सकता है जो अमेरिका को आंखें दिखाएगा, जो अमेरिका को इनकार करेगा, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेगा। तो दोस्तों वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क है जो ऑयल रिच कंट्री है, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल के ज़खायर वहां पर है। ऑयल सेक्टर प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, अमेरिकन कंपनीज वापस आ सकती है, रीजन अलाइनमेंट हो सकती है दोस्तों। तो ये एक प्लेबुक स्ट्रेटजी थी जो इराक में इस्तेमाल की गई, जो लीबिया में इस्तेमाल की गई, जो शाम में इस्तेमाल की गई। अब आते हैं दोस्तों इंटरनेशनल रिएक्शंस के ऊपर। कंफर्म्ड रिएक्शंस, ईरान स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन कर रहा है, क्यूबा इसको स्टेट टेररिज्म कह रहा है, रशिया इसकी मजम्मत कर रहा है, बाकी चाइना इसके ऊपर जो है वो बहुत बात कर रहा है, वो कंडेमनेशन कर रहा है। मगर क्या ये मुल्क कोई सीरियस एक्शन ले पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम खबर। एक दफ़ा फिर अगर आप इस तरह की खबरों को और इस स्पेशली इस हालिया अपडेट के ऊपर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।